हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमें दो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। देखो अच्छा, माइक्रोस्कोप का क्या काम है ये आपने अपनी 10th क्लास में देखा होगा। 10th क्लास में आपने माइक्रोस्कोप भी यूज़ किया हुआ होगा। ठीक है, बताते हैं अच्छी अभी सभी। तो एक्चुअली क्या है कि आप लोगों ने जो 10th क्लास में माइक्रोस्कोप यूज़ किया था उसको हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उस जो माइक्रोस्कोप को आपने यूज़ किया था उसके अंदर दो लेंस होते हैं बच्चों, एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, एक लेंस होता है आईपीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो कन्वेक्स लेंस से मिलकर बना होता है। कितने लेंस से मिलकर बना होता है? दो कन्वेक्स लेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस हैं यहाँ पर। एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव, एक को कहते हैं आईपीस। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, जो स्लाइड के पास होता है, जो स्लाइड के पास होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। जो आंखों के पास होता है उसे क्या कहते हैं? आईपीस। आंखों से इधर से झांकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इधर से झांकते हैं हम लोग। आई के पास जो होता है आईपीस होता है, ऑब्जेक्ट के पास जो होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, जो लेंस होता है, ये वाला लेंस, ये ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका पावर ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। बट इसका अपर्चर छोटा होता है। अपर्चर मतलब साइज जो होता है वो छोटा होता है। अपर्चर का मतलब क्या होता है? साइज। जैसे मान लो मैंने बड़े चश्मे बनवा लिए तो अपर्चर बड़ा हो गया, साइज छोटी वाली। ये जो लेंस होता है इसका पावर कंपैरेटिवली कम होता है, फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, और अपर्चर इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, स्लाइटली मोर होता है इससे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो नॉलेज के लिए ज़रूरी हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा? जैसे मान लो हमको दो लेंस दिए L1 और L2, एक की पावर है 4 डायप्टर, एक की 3 डायप्टर। इसका अपर्चर है 1 सेंटीमीटर, इसका अपर्चर है 3 सेंटीमीटर। बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव में लगेगा, कौन सा आईपीस में लगेगा? नीचे वाला लगेगा आपका ऑब्जेक्टिव में, ऊपर वाला लगेगा आईपीस। नीचे वाला ऑब्जेक्टिव होगा। देखो बच्चे, जो लेंस जिसकी पावर ज़्यादा हो और अपर्चर कम हो वो बनता है ऑब्जेक्टिव। वो लेंस जिसकी पावर कम हो और अपर्चर ज़्यादा हो वो बनता है आईपीस। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया बच्चों। अब देखो बच्चे, जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उसका रे डायग्राम हमें पढ़ना पड़ता है सबसे पहले। और भी हम चीज़ों की बात करते हैं जैसे रे डायग्राम और मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन के बारे में तो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे अच्छे से, उसी में कंटिन्यू करेंगे। बट आज हम लोग इसका रे डायग्राम देखेंगे कि कैसे आखिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से काम करता है। देखो बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है दो कन्वेक्स लेंस से मिलकर बना होता है। अब मेरा कोई क्वेश्चन का एक जवाब देगा कि ऐसा क्यों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं? क्या कनकेव लेंस यूज हो सकता है क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप? क्यों नहीं हो सकता? कन्वेक्स लेंस जो होता है, इमेज बड़ी चाहिए और कॉनकेव लगाएंगे तो वो छोटी इमेज। कॉनकेव लेंस हमेशा जो इमेज देता है वो डिमिनिश्ड देता है। ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस इनलार्ज इमेज दे सकता है, बट कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज देता है? डिमिनिश्ड। तो हमें इमेज की साइज को बढ़ाना है, छोटा रखा था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई ऑब्जेक्टिव लेंस ने, फिर उस इमेज की दोबारा इमेज बनाई आईपीस ने। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ। अब हमने यहाँ पर हमारे पास दो लेंस हैं, जो फाइनल इमेज बनी है वो ओवरऑल इन्वर्टेड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सीधा था और फाइनल इमेज हमारी कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। अब हमने यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, UO, VO, UE, VE। UO कोई बच्चा बताएगा UO का क्या मतलब है? एक मिनट, जिसमें हम पूछेंगे बताएंगे। बताओ चलो, UO का क्या मतलब हुआ? U क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। बट UO क्यों लिखा हमने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इनके बीच का दूरी जो होगी वो U होगी। UO इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। लिख दें बच्चों? लिखो जल्दी से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। VO क्या होगा बच्चे? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव है। इमेज जो बन रही है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। यहां पर ये UE का क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस। अच्छा, इसको हमने ऑब्जेक्ट क्यों माना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस। ठीक है, इसको हमने बच्चे बताओ UE क्यों लिखा है?
सर वो उसकी इमेज इसलिए ऑब्जेक्ट होगी ना। ये तो यू ही इसलिए हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस हुआ। अब इसको हमने ऑब्जेक्ट क्यों माना है, क्योंकि इसकी जो इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी। जो पहले की यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का सेपरेशन, जो कि हो जाता है वी नॉट प्लस यू ई के सम के बराबर। यू ई को हम मॉड में लिखते हैं क्योंकि इसका साइन नेगेटिव होता है। हम लोग अभी माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे थे, हमने लेंथ ऑफ ट्यूब वगैरह जाना, हमने माइक्रोस्कोप में रे डायग्राम देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग देख रहे हैं, हमने आपको ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस के बारे में बताया। आज हम इसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो बच्चे इसको बहुत इंपॉर्टेंट लेना, आने वाला हाफ एन आवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग क्या है कि जितने भी 2-3 टाइप के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सारे के सारे अभी होने वाले हैं, और इनमें से जो न्यूमेरिकल अगर आप करोगे, और अगर माइक्रोस्कोप का कोई न्यूमेरिकल आया तो मैं लिख के देता हूँ, उनमें से ही कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप 2 कन्वेक्स लेंस से मिलकर बना होता है। देखो बच्चे, एक टर्म हम यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन। ऑब्वियस ये बात है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो चाहे वो टेलीस्कोप हो, उसका काम ये होता है कि जो आप चीज़ देख रहे हो उसको मैग्नीफाई करके दिखाना। चाहे माइक्रोस्कोप में छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, आपको कैसा दिखता है वो, मैग्नीफाई होके। क्योंकि माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज होते हैं, तो जो मैग्नीफिकेशन होता है वो दोनों लेंस के वजह से होता है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जब हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो शायद आपको याद हो या ना हो, पार्थ इधर देखो बच्चे, जब हमारे पास मल्टीपल लेंसेज होते हैं और ओवरऑल मैग्नीफिकेशन निकालना होता है तो मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। जैसे कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास 2 लेंस हैं, एक लेंस ने 10 टाइम्स मैग्नीफाई किया और एक ने 20 टाइम्स मैग्नीफाई किया, नेट मैग्नीफिकेशन क्या होगा बच्चे? 30 होगा या 200 होगा? 30 होगा या 200 होगा? एक 2 लेंस का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, एक ने मैग्नीफाई, एक का मैग्नीफिकेशन 10 है, एक का 20 है, नेट मैग्नीफिकेशन 30 होगा या 200 होगा? 200 होगा। कैसे बच्चे बताओ? अब ये फॉर्मूला निकाला था। देखो बच्चे, एक लेंस ने किसी चीज को मैग्नीफाई करके 10 टाइम्स कर दिया। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट का साइज था x, एक ने उसको 10 टाइम्स किया 10x, दूसरे ने उसको फिर से मैग्नीफाई करके 20 टाइम्स और कर दिया। 20 टाइम्स ऑफ 10x मतलब क्या हो जाएगा? 200x। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है वो प्रोडक्ट के बेसिस पे चलता है। उसने पहले लेंस ने अगर 10 गुना किया, दूसरे लेंस ने 20 गुना किया, तो इस तरीके से चलता है। तो मैग्नीफिकेशन जब भी हमें लेंसेज की दी होती है तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चलती है। अगर हमारे पास 2 लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव है और एक आई पीस है, तो नेट मैग्नीफिकेशन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव और आई पीस की मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा। नेट मैग्नीफिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। इधर ध्यान दो बच्चे, पूरा फोकस रखो, कहीं और मत देखो बच्चे, इधर देखो। तो देखो बच्चे, हम जब लेंस की मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन, लेंस की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V/U। शायद आपको पता होगा। हमने ओ इसलिए लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, और ई इसलिए लिखा है आई पीस के लिए। जब हम लोग मैग्नीफिकेशन की फॉर्मूलेस की बात करते हैं बच्चे, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे दिमाग में आते ही कोई कहता है कि V/U होता है, बट हम इस V/U को और भी डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? देखो बच्चे, एक्चुअली लेंस फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, लेंस मेकर नहीं, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u होता है बच्चों। तो हम इस मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम v × 1/u लिख सकते हैं। यहाँ इसको इंटरचेंज कर दो बच्चे, 1/u इधर आ जाएगा, 1/f इधर आ जाएगा। अब 1/u की वैल्यू जो ये आ गई, चाहे तो हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? v 1/v - 1/f क्या आ जाएगा? v/v - v/f क्या आ जाएगा? 1 - v/f। तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला आपके पास V/U था, बट हमने आपको एक और फॉर्मूला प्रोवाइड किया 1 - v/f। किस स्टेप से आया ये तो इतना मायने नहीं रखता, ये आप समझ ही गए होगे कैसे लिखा। हमने सिर्फ लेंस फॉर्मूला यूज़ किया। बट आपको पता होना चाहिए कि लेंस के केस में अगर मैग्नीफिकेशन देखा जाए तो V/U भी लिखा जा सकता है और 1 - v/f भी लिखा जा सकता है। कोई डाउट बच्चे इस चीज़ को? ठीक है, बताओ सर। मैग्नीफिकेशन, टेलीस्कोप मैग्नीफिकेशन थोड़ा मतलब वो तो अभी टेलीस्कोप की बात ही नहीं की बच्चे हमने। अभी आपने नहीं, हम सिर्फ ये माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। अभी आप बताओ, कुछ माइक्रोस्कोप के बारे में बात करनी है तो बताओ। बात करेंगे बच्चे, हम जब टेलीस्कोप पे आएंगे तो बात करेंगे। ठीक है, चलो बच्चे, अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया। किसी को डाउट तो नहीं बच्चे इससे एसोसिएटेड? ठीक है, चलो देखो बच्चे,
हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आ गया है, ये v और u की टर्म्स में है, ये v और f की टर्म्स में है। हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो किसकी टर्म्स में हो, ये v और u की टर्म्स में है, ये v और f के टर्म्स में है। एक फॉर्मूला और भी निकाला जा सकता है जो u और f के टर्म्स में हो, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक उसके लिए भी ऐसे ही हमको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बच्चों ने लिखा है आप डायरेक्टली देख लो फॉर्मूला कैसे है। अब यहाँ पर अगर ऐसा ही फॉर्मूला चाहिए हमें जो u और f की टर्म में हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पर v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि v नहीं चाहिए, क्या चाहिए u और f। तो 1/f = 1/v - 1/u होता है। 1/f क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो। हमको यहाँ से किसको क्या चाहिए, v चाहिए। एक काम कैसे निकाल, इसको ले आए बच्चे यहाँ, ठीक है। vu + vf = fu, u + f = fu, इसको इधर ले आए, v = fu, u + f, ठीक है, ऐसे लिख दें, कोई बात नहीं। अब v की वैल्यू क्या कर देंगे अच्छा, हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये fu u + u + f u/1, ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई 1 f + u, ये u + f। कोई डाउट बच्चों बोलो। तो क्या इसमें कोई डाउट आप लोगों को कि मैग्नीफिकेशन के ये फॉर्मूलेज भी लिखे जा सकते हैं, बोलो भाई बोलो, किसी को कोई डाउट। माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन निकाल दें। देखो बच्चे, कई बार एग्जामिनेशन में आता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन, बहुत लंबी लंबी डेरिवेशंस दी हुई होती हैं प्रदीप या फिर एस एल अरोड़ा में, बट एक्चुअली क्या है कि एनसीईआरटी में इतना नहीं है, छोटा सा करके दे रखा है। मैग्नीफिकेशन में एक दो चीज़ें बच्चों और भी बतानी है जो 10th क्लास से थोड़ी डिफर है। 10th क्लास में अगर आप मैग्नीफिकेशन के बारे में कोई चीज़ पढ़ते थे तो मैग्नीफिकेशन होता था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या इसका मतलब होगा बच्चे, इसका ये मतलब होगा कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, आपने लेंस के पास रखा तो लेंस उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और जो मैग्नीफिकेशन होता है वो इमेज और ऑब्जेक्ट के रेशियो से पता चलता है। जैसे मान लो मैग्नीफिकेशन 3 है, तो प्रिंस इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, अगर मान लो एक लेंस की मैग्नीफिकेशन 3 है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब जो इमेज की साइज है वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की साइज से। भाई सिंपल सी बात है, इसमें फिजिक्स लगी नहीं रही, इंग्लिश है। 3 मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स, 3 गुना है, ठीक है, इमेजेस 3 टाइम्स। बट देखो जी, यहाँ पर 12th क्लास में एक टर्म और इंट्रोड्यूस की जाती है जिसका नाम होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, जिसका नाम होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब ये क्या चीज़ होती है, कभी कभी ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज इतनी छोटी होती है कि आप उसकी साइज शायद ना निकाल पाओ या उसकी हाइट कभी ना निकाल पाओ, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसकी हाइट हमको मालूम ना हो। जैसे मान लो हम टेलीस्कोप अगर यूज़ करते हैं तो मून को देखते हैं, चांद को देखते हैं। अब चांद का डायमीटर मान लो हमको मालूम नहीं है, चांद की साइज़ हमको मालूम नहीं है, तो हमको उसकी हाइट नहीं मालूम है, मतलब उसकी साइज़ नहीं मालूम है, तो ऐसे केस में क्या यूज़ करते हैं, ऐसे केस में हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन यूज़ करते हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, देखो जी एक्चुअली क्या होता है कि आमतौर पे आप मैग्नीफिकेशन का कंपैरिजन चाहे हाइट से करो चाहे एंगल से करो, बात बराबर है। इसका क्या मतलब मैं फिर से बताता हूँ। देखो अच्छे, जैसे मान लो कोई एक लंबी सी हाइट है बिल्डिंग की, हम उसके बगल में खड़े हुए हैं, तो उसकी हाइट अगर ज़्यादा होगी तो उसका जो एंगल सबटेंडेड होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा बड़ा दिखेगा, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बच्चे, जैसे मान लो एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, देख रहा है बिल्डिंग को, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसकी हाइट ज़्यादा होगी तो इसका एंगल भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो चाहे अगर आप हाइट के रेशियो से मैग्नीफिकेशन निकालो या एंगल सबटेंडेड के रेशियो से मैग्नीफिकेशन निकालो, इतना कोई फ़र्क देखने को आपको
नहीं मिलेगा। जहाँ हाइट के रेशियो से मैग्नीफिकेशन आए वहाँ हाइट के रेशियो से निकाल लो, जहाँ एंगल के रेशियो से मैग्नीफिकेशन आए वहाँ एंगल के रेशियो से निकाल लो। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है बच्चे, देखो होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास टेलीस्कोप है और मैं टेलीस्कोप से किसी चीज़ को देख रहा हूँ, मून को देख रहा हूँ। अब टेलीस्कोप से मैंने मून को देखा तो मून मेरे कंपैरेटिवली क्या होगा, पास होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, जैसे मान लो ये एक आई है, ये मून को देख रही है ऐसे, नेक्ड आई है, मतलब नेक्ड मतलब कि चलो अच्छा समझ ही होगे, विदाउट एनी एड, मतलब कि बिना किसी लेंस के या बिना किसी चीज़ के। तो ये कुछ एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है। जब आप कोई लेंस या एड यूज़ करोगे तो कंपैरेटिवली वो चीज़ खिसक के क्या हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी, मतलब वो इमेज शिफ्ट कर देगा, जो हमारा लेंस होगा उसको पास ले आएगा। यही तो काम करता है, थोड़ा सा उसकी इमेज को पास बना देता है। अब वो एंगल सबटेंड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा एंगल सबटेंड कर पा रहा है। कोई चीज़ देखो, ये चीज़ दूर है मुझसे तो मेरी आंखों पे कम एंगल बन रहा है, पास आती जा रही है, तो ये एंगल जो बन रहा है ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उस एंगल की टर्म्स में अगर लेते हैं तो उसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन कह देते हैं, और हाइट की टर्म्स में कह देते हैं तो उसको लीनियर मैग्नीफिकेशन बोल देते हैं। क्या कह देते हैं, घूम फिर के बात में कोई ऐसा कोई फ़र्क बहुत बड़ा नहीं है, जहाँ एंगल की टर्म्स में आए वहाँ एंगल बोल दो, बट ये है कि जहाँ हाइट नहीं निकाली जा सकती वहाँ एंगल निकाल सकते हैं। बट हमको ना हाइट से लेना देना है ना हमको एंगल से लेना देना है, क्योंकि हमें दोनों का फिलहाल किसी काम से रिलेटेड रिलेशन नहीं है, हमें तो सीधे सीधे अपने फॉर्मूलेस अप्लाई करने पड़ते हैं, तो हमको ज़्यादा लेना नहीं। बट इसलिए मेरे को एक चीज़ बताना जरूरी था, कभी कभार एनसीईआरटी में एंगुलर मैग्नीफिकेशन नाम की टर्म यूज़ की होती है, तो बच्चे पूछ लेते हैं सर ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, आपने तो आज तक बताया नहीं कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। आप तो यही बताते हो कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इसको तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। बट देखो बच्चे घूम फिर के दोनों बात क्या होती है, सेम होती है। जब कोई चीज़ मैग्नीफाइड दिखती है तो उसकी साइज़ भी बड़ी हो जाती है और उसका एंगल भी क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा बड़ा, जब पास आ जाती है। जैसे मान लो अभी इस पर एंगल छोटा बन रहा है, इतना छोटा एंगल बन रहा है आँखों पे, अभी इस पर एंगल क्या बन रहा है, ज़्यादा बड़ा बन रहा है। जितना वो मैग्नीफाइड दिखेगा उतना एंगल भी ज़्यादा सबस्टेंड करेगा आइस पे। तो बट अब हम आते हैं माइक्रोस्कोप पे, जो कि हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम बात करें, उसका हमें मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन बताना है आपको। तो ये मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें भी मैग्नीफिकेशन के दो एक्सप्रेशन आते हैं। एक तब आता है जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो बच्चे माइक्रोस्कोप से आप फोकस करते हो और किसी चीज़ को देखते हो। लास्ट क्लास में हमने इसका एक रे डायग्राम आपको बताया था, ठीक है। यहाँ हमारी आई थी, यहाँ ऑब्जेक्ट था और यहाँ कहीं इमेज बन रही थी, ठीक है। देखो बच्चे जब आप ये जो लेंथ ऑफ ट्यूब है, आपको पता होगा फोकस करते हैं यूँ माइक्रोस्कोप में फोकस करते हैं ना, साइड में नॉब होता है, फोकस करते हैं। जब फोकस करते हैं तो इसमें इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज करते हैं और इमेज का मैग्नीफिकेशन और इमेज की पोजीशन भी चेंज की जाती है। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब आप इमेज की पोजीशन खिसका सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब आप ऑब्जेक्ट के बीच में या फिर कुछ भी चेंज करते हो तो इमेज की पोजीशन, फाइनल इमेज की पोजीशन खिसक जाएगी, दूर भी हो सकती है और पास भी हो सकती है। बट ये अगर इमेज आप बहुत ज़्यादा पास ले आओ तो आपको ब्लर दिखाई देगा, क्योंकि हमारी आइज़ की कुछ लिमिट होती है। अगर 25 सेंटीमीटर से पास की चीज़ देखनी चाहें तो हमारी आइज़ उसको नहीं देख पाती है, क्योंकि आइज़ की एक लिमिटेशन होती है। एक नॉर्मल पर्सन 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास की चीज़ ईजिली नहीं देख पाता है, उसको अजीब सा लगता है। उसको समझ में आ रहा है अच्छी, अरे मत देखो अच्छी, इधर देखो, आँखें अजीब सी हो जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास नहीं देख सकते। उसका कारण क्या होता है, हमारे आई लेंस की पावर लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा वो कन्वर्ट नहीं कर पाती चीज़ों को। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास की चीज़ को ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाती है। तो इसका मतलब कहीं भी किसी भी डिवाइस के थ्रू या फिर हमें नेक्ड आई से कभी भी देखना है, अगर हमें कभी भी देखना है तो हमें 25 सेंटीमीटर के बाद भी क्रिया मैंने बच्चे नॉर्मल आई के लिए कहा, जो अजूबा लोगों के लिए नहीं कहा है मैंने, ठीक है। आप लोग इस ग्रह के थोड़ी हो बच्चे, आप तो दूसरे ग्रह से आए हो। इधर देखो, हाँ अब हम जैसे कि देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो हम लोग माइक्रोस्कोप को फोकस
करके फाइनल इमेज बनाएंगे तो फाइनल इमेज 25 से पास नहीं बनाएंगे नॉर्मल आई के लिए, और 25 से पास बनाएंगे तो हम लोग को प्रॉपरली नहीं दिखेगा। बट जब हम इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा पास बनाने की कोशिश करते हैं तो इमेज उतना ही मैग्नीफाइड दिखाई देती है। मतलब जैसे अगर आप इमेज फॉर्मेशन करते हो माइक्रोस्कोप से और उसको फोकस करते हो और इमेज को जितना पास लाते हो उतनी ही आपको इमेज कैसे दिखेगी, इनलार्ज दिखेगी। तो अगर आप इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाते हो तो आपको इमेज कैसी दिखेगी, इनलार्ज दिखाई देगी। बट अगर आप इमेज को कहीं और बनाते हो, थोड़ा पीछे बनाते हो, तो इमेज उतनी अच्छी इनलार्ज नहीं बनेगी। अब इसमें भी एक थॉट होता है बच्चे, जब अगर हमको माइक्रोस्कोप को बहुत लंबे देर तक ऑब्जर्व करना हो, जैसे आप माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और आपको बहुत देर तक ऑब्जर्वेशन करना हो, या फिर आप किसी लैब में काम करते हो, बहुत लंबी ऑब्जर्वेशन है और इतना जूम नहीं चाहिए आपको, तो आप इमेज को इतना पास ना बना के थोड़ा दूर बनाओगे। उससे क्या होगा, दूर इमेज बनाने से इतनी मैग्नीफिकेशन तो नहीं मिलेगी बट आंखों पे स्ट्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग इमेज को किसी पास की चीज़ को देखते हैं लगातार तो आंखों पे स्ट्रेस होता है। जब आप कंप्यूटर पे काम करोगे, आपको ऑफिस में काम करोगे तो पता चलेगा, या फिर आप पढ़ाई भी करते हो घंटों घंटों तो आपको लगता है एकदम से आंखें ऊपर करके देखते हो तो अजीब सा दिखाई देता है, अलग सा दिखाई देता है। बहुत देर तक एक जगह फोकस करके दिखाना, तो एक्चुअली क्या होता है, आंखों पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेन जो पड़ता है वो पढ़ाई से होता है। इसलिए कहा था पढ़ाई को जल्दी खत्म करो, पढ़ना छोड़ देंगे, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो बच्चे, ठीक है, पढ़ाई बैन करो, जल्दी पढ़ाई करो। ज़्यादा देर ऐसा नहीं घंटे बैठे रहो, ऐसा नहीं कि फ़ोन लेके बैठे रहो, फ़ोन में भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, फ़ोन में भी पास रखते हैं ना, या फ़ोन को दूर रखा करो ऐसे वहाँ पर और यूज़ के, ठीक है। और घर वालों में सब दिखेगा आप लोग क्या करते हो, ठीक है। चलो बच्चे अब देखो, इधर देखो बच्चे, तो इधर देखो बच्चे बोर्ड पे। तो अगर हमको बहुत लंबी देर तक इमेज को फॉर्म करना है तो हम उसको दूर फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। जब कई बार मैं इन्फिनिटी टर्म यूज़ करता हूँ तो बच्चों के दिमाग में ये आने लग जाता है कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। ऐसा नहीं है बच्चों, कोई भी काफ़ी ठीक ठाक दूरी का जो डिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी कहला लेता है फिजिक्स में, मतलब ऑप्टिक्स में खासकर। कि अगर इमेज दूर है, जैसे वहाँ पर भी दूर बन रही है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इन्फिनिटी ट्रीट कर लेते हैं। अब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि 10 मीटर 20 मीटर 40 मीटर दूर, कोई भी चीज़ दूर हो, काफ़ी दूर हो, ठीक ठाक उसको इन्फिनिटी बोल दिया जाता है। तो इन्फिनिटी भी रिलेटिव टर्म होती है, एक्चुअली इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी नहीं होता है। अब देखो अच्छा, ये मान लो अगर इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि ज़्यादातर ये पूछा जाता है हमसे, मतलब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, देखो बच्चे, प्रिंस बताओ बच्चे, मैंने इसको माइनस वी इधर बताओ, माइनस वी इधर, इसका क्या मतलब है बच्चे, सर ये लेफ्ट वाला है, क्या मतलब बच्चे इसका बताओ। वी सर मतलब आपकी इमेज इधर की तरफ बन रही है, इमेज ये आईपीस है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव है और आईपीस है। आईपीस से इधर बन रही है। फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीस बनाता है, और फाइनल इमेज आईपीस से कितनी दूरी पे बन रही है, 25 सेंटीमीटर। आंख बिल्कुल हमारी ऑब्जेक्टिव के पास ही होती है, आपने देखा होगा। हाँ बच्चे, इधर देखो बच्चे, तो ये आंख बिल्कुल आईपीस के पास है और ये 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है हमारी, दिख रही है। तो यहाँ माइनस क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो माइनस। इसको कई बार लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को कई बार डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अच्छा देखो बच्चे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग ये वाला केस यूज़ करें तो मैग्नीफिकेशन को लिख सकते हैं VO/UO। अच्छा V/U का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख सकते हैं इसको, अभी आपको बताएंगे हमने इसको ये क्यों लिखा है, धीरे सब कुछ बताएंगे आपको ये क्यों लिखा है। इधर बच्चे बात मत करो, देखो VE की वैल्यू कितनी है और -D, ये पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है बच्चों का कि सर आपने अच्छे खासे ये फॉर्मूला था हमारा, इस फॉर्मूले को ये पुट करके इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन ये कि ये वी की वैल्यू कैसे आई। देखो वी की वैल्यू तो चलो आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि आप इमेज कहाँ बना रहे हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विदन, मतलब पास बना रहे हो, मान लो लेट अस टेक पास वाला केस है, तो ये आ जाता, तो डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट कर सकते थे। तो ये फॉर्मूला क्यों बनाया, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, बट एग्जामिनेशन में ये ज़्यादा चलता है। वी और यू को क्या लिख सकते हैं, अब सब बच्चे आंसर नहीं देंगे, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा 2-3 मिनट सोच के। इधर देखो बच्ची, आप बताओ बच्ची, मैं चाहता तो ये फॉर्मूला भी सेल्फ सफिशिएंट है, बट मैं फिर भी इसको इस टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और कोई जवाब नहीं देगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। फिर भी मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया, तो मैं इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा है इस फॉर्मूले को ऐसे कन्वर्जन करने का। क्यों आपसे पूछा कि हमने इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट किया, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप इस फॉर्मूले को इसी में कन्वर्ट करो या किसी में भी कन्वर्ट करो, आप ये फॉर्मूले को रॉ भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब सही है। बट फिलहाल हम आपको कह रहे हैं कि हमने इसे इसमें कन्वर्ट करके दिखाया। क्यों, देखो जो ज़्यादातर जब हम लोग एक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो हमें कुछ वैल्यूज़ नोन होती हैं, मतलब पहले से ही पता होती है, मोस्टली ये जो लेंस है ऑब्जेक्टिव, इसकी फोकल लेंथ पता होती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप हम खुद खरीद के लाए हैं। जो आई पीस है उसकी हमें फोकल लेंथ पता होती है, हमको FO पता होता है, हमको FE पता होता है, ये तो पता ही है कि कितना 25 सेंटीमीटर है। हमको UO भी पता होता है। क्यों, UO क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, क्योंकि हमने ही ऑब्जेक्ट को लेंस से दूरी पर रखा हुआ है, तो हमको UO भी पता होता है। तो खैर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमको ये चीज़ पता हो, बट इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हमको जो वैल्यूज़ पता है। अगर हरी ने कहा कि अगर सर हमको ये चीज़ें पता है तो ठीक है भाई, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करो जो चीज़, बट मोस्टली जो पता होता है वो क्या पता होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। देखो अच्छे बताते हैं, नॉर्मल आई के लिए होता है, बट कभी कभार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि कोई एक इंसान है, उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन 20 सेंटीमीटर है। जैसे आप लोगों में से कई बच्चे कह रहे हैं कि हमको दिखाई दे रहा है, तो उस केस में आप 20 यूज़ करोगे, 25 नहीं पुट करोगे। समझ में आ रहा है, ऐसे केस में 20 पुट करोगे, 25 नहीं। अच्छा दूसरी बात ये देखो अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, NCERT में ज़्यादातर ना इसको इसमें कन्वर्ट कर रखा है, बस मैंने आपको इतना बता दिया, ये स्टेप को शो नहीं किया है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको करके प्रोवाइड किया है, बट NCERT ने ये और ये 2 फॉर्मूले दिए हैं, तो आप लोग देख लेना बच्चे सुटेबली कैसे आपको काम आता है। अच्छा बढ़िया, तो बच्चे जो आपको इस्तेमाल हो वो बढ़िया है, आंसर आ जाए। अब देखो बच्चे इधर देखो बच्चे, अब एक्चुअल में क्या है कि जब कभी आपके पास माइक्रोस्कोप का कोई भी क्वेश्चन आए तो मैग्निफिकेशन से एसोसिएट आएगा, और इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन बन रही है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। इसके अलावा माइक्रोस्कोप में बच्चों 2 फॉर्मूले और हमेशा यूज होते हैं, चाहे कोई सा भी केस हो, इमेज कहीं भी बने। इधर देखो बच्चे, इमेज कहीं भी बने, एक तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f ऑब्जेक्टिव के लिए, और एक बार आई पीस के लिए। ये फॉर्मूला बच्चे हमेशा वैलिड है, ध्यान रखना। ये 2 फॉर्मूले, अब आपके पास माइक्रोस्कोप के 2-3 फॉर्मूले हो गए, एक तो ये वाला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन वाला, एक ये वाला नॉर्मली, और एक लेंथ ऑफ ट्यूब वाला, एक लेंथ ऑफ। तो आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, अभी आप देखना चालू करो बच्चे जल्दी से। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है माइक्रोस्कोप का, ये क्वेश्चन NCERT का है, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे। अ पर्सन विथ अ नॉर्मल नियर पॉइंट यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, 8 mm हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस is 2.5 centimeter, can bring an object at 9 mm from objective in sharp focus। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से वो 9 mm है। माइनस है क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ट्रीट किया जाता है उससे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज नेगेटिव, ठीक है, ये दे रखा है अच्छे। अब देखो बच्चों, कई बार बच्चे पूछते हैं सर फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। अगर फाइनल इमेज कहाँ बनेगी ये मेंशन नहीं किया गया है तो यही मान के चलो फाइनल इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे। क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन 2 लेंस। लास्ट क्लास में बताया था बच्चों क्या होता है
आपको रे डायग्राम से बताया था, दो लेंस के बीच का सेपरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? V नॉट प्लस मॉड। एक बार आप एक काम करना बच्चे, वो जो इमेज है, जो रे डायग्राम है, उसको खोलो, इधर देखो, ये बताया था, देखो ये ऑब्जेक्ट होता है, इधर देखो बच्चे, ये इमेज होती है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, और ये फाइनल इमेज होती है। तीन चीजें होती है, ऑब्जेक्ट, इमेज, फाइनल इमेज। तो देखो बच्चे, ये इन दो लेंस के बीच का जो सेपरेशन होता है, इसे ये एल कहते हैं, इसे कहते हैं सेपरेशन बिटवीन टू लेंस, या इसको दूसरे नाम से लेंथ ऑफ ट्यूब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ ट्यूब। क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्यूब का? देखो इसकी इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है वी ओ, नेगेटिव आएगा। अबे पर उसको पॉजिटिव करेंगे। लेंथ ऑफ ट्यूब इज गिवन बाय वी ओ प्लस यू ई। तो हमको ये दो वैल्यूज चाहिए, कैसे निकालें भाई ये दो वैल्यूज? अच्छा, इसमें और कोई वैल्यू भी दी है हमको, और कोई वैल्यू भी दी है क्या? वी ई फाइनल इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पे, कोई कुछ अगर मेंशन नहीं किया गया तो ये मान के चला जाता है फाइनल इमेज। तो ये चार चीजें दे रखी हैं, 1 2 3 4। 88 आएगा। क्या इनमें से कोई चीज हमें चाहिए डायरेक्टली? नहीं। चाहिए। तो ये दोनों कैसे निकालें? देखो बच्चे, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव के लिए लगाएं तो ये हो जाएगा। हमको FO दे रखा है, यस सर। क्या क्या दे रखा है? VO निकाल दो ना। FO दे रखा है, हाँ, UO भी दिया है। UO दिया हुआ है, बस VO निकाल दो। UO चाहिए, और निकाल के कहाँ पुट करेंगे? इस वाले में पुट कर दो। इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। सर आप डायरेक्ट आप वही वाला लगा दो ना। सर डायरेक्ट एक काम करो ना, ऐसे करो मॉड BE माइनस मॉड U नॉट लगा दो। देखो बच्चे, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, आपको जैसा करना है वैसे करो। सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, हम ना आपको डिस्टर्ब करेंगे ना मुझे डिस्टर्ब करो, ठीक है? इधर देखो बच्चे, एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। क्या FE है मेरे पास? है। क्या मेरे पास VE है? ये U यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, VU यहाँ से UE, ये दोनों क्या कर देंगे हम? पुट कर देंगे। कर देंगे पुट? कर देंगे पुट? निकाल लेंगे। करूं मैं? चलो करता हूं। यूई की तो नीड ही नहीं है लेंथ सेपरेशन बिटवीन टू लेंस निकालना है, इसे लेंथ ऑफ ट्यूब भी कहते हैं ना। 1/VO, UO कितना है? UO कितना है भाई? बताता ही नहीं है। माइनस सर इस तरीके से कराएं। FO कितना है? 0.8 सेंटीमीटर। क्या आएगा बच्चे बताओ? हरी बताओ बच्चे क्या आएगा? VO की वैल्यू? सर मैंने इस तरीके से कराई थी। कोई नहीं, कोई बच्चा बताए। 7.2 पक्का बच्ची? देख लो, श्योर हो? क्या है बच्चे? क्या आ रहा है? की वैल्यू V नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7.2 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही हम यहाँ पे ये लगा देंगे। VE कितने है भाई? नहीं पता, बताना है। U पता है, D पता है। V पता कितना है? बता। -25। UE नहीं पता। FE कितना है? 2.5। इसको इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा इसको? 1/UE कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, उधर ले आएंगे, ठीक है? क्या आ जाएगा? 25 माइनस 10 नहीं, -1 प्लस 10 माइनस ही है अभी। हाँ, -11 25 कितना आएगा? अच्छा UE कितना? वैल्यू बताओ ना। 25/11 क्या होता है? हम वैल्यू क्या होती है 25/11 की? बता दो बच्चे, फोन आपके हाथ में है, निकाल दो भाई।
सर 2.27 2.27 शाबाश, माइनस 2.27। बट हमको क्या लेना है, इसको मॉड में लेना है। अब क्या करना है बच्चे, इसको और इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। कितना आएगा बच्चे बताओ जल्दी से। सर इसको 2.27 और 7.2 को ये 9.4, तो ये इतना प्लस इतना ऐड करके ये और ये ऐड के ना, ये क्या हो गया UE और ये क्या हो गया VU, क्या आ जाएगा 9.47। ये आ जाएगा बच्चे 47। रही अब बच्चे रही बात किसकी, क्या निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर। क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर के लिए आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो या कोई एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई भी लगा दो, बताओ बच्चे कोई सा भी, क्यों। सारी चीजें तो है ही। देखो बच्चे अब आपके सारी चीजें हैं, 6 की 6 चीजें निकाल ली आपने, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपली ये वाला भी लगा सकते हैं, VO बाय UO इंटू VE बाय UE। कितना आ रहा है कोई बच्चा बताएगा जल्दी से। सर -88 आएगा पूरा सॉल्व करके, पूरा पुट कर दिया, पूरा पुट करके -88। -88 आ रहा है। कोई बच्चा बताएगा माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे। सर उल्टी इमेज बनेगी। फाइनल इमेज जो बनती है माइक्रोस्कोप में उल्टी बनती है। देखो जब मैं जो लाइन बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हम कोई सा भी फॉर्मूले लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूले थे तीनों, उनमें सारी वैल्यूज है हमारे पास, तो कोई भी आप लगाओ, क्योंकि कोई सा भी लगा सकते हो, सब वैल्यूज है हमारे पास। चाहे मैग्नीफिकेशन का पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे दूसरा लगाओ, चाहे तीसरा। क्योंकि एक्चुअली क्या किया हमने, इक्वेशन सॉल्व किया, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, हमने सुनो बच्चे, हमने इक्वेशन सॉल्व किया और हमारे पास सारी वैल्यूज है। अब एक्चुअली क्या है, मैग्नीफिकेशन की जो फॉर्मूला आता है या रिजल्ट आता है फाइनली माइक्रोस्कोप में, वो नेगेटिव आता है। क्यों नेगेटिव आता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की फाइनल लिमिट कैसी होती है बच्चों, इन्वर्टेड। हमेशा माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। बट सुनो बच्चे, दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीफिकेशन, एक होता है मैग्नीफाइंग पावर। इन दोनों में फर्क होता है। मैग्नीफिकेशन में नेगेटिव साइन आप लगाते हो और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाते हो। मैग्नीफाइंग पावर में साइन से मतलब नहीं होता, बस वो ये पूछ रहा है कितने गुना मैग्नीफाई हुआ, कितने गुना मैग्नीफाई हुआ। देखो कितने गुना मैग्नीफाई हुआ, अगर ये मैग्नीफिकेशन पूछ रहा होता तो हम -88 लिखते। अगर ये क्या पूछ रहा है, मैग्नीफाइंग पावर, तो सिर्फ क्या लिखेंगे 88, क्योंकि 88 टाइम्स क्या हुआ, वो मैग्नीफाई हुआ। मैग्नीफाइंग पावर में साइन से कोई मतलब। हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, इधर पीछे एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखना बच्चे, जो भी लेंस है ऑब्जेक्टिव चाहे आईपीस, दोनों ही कन्वेक्स लेंस होते हैं। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ, दोनों की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। दूसरा आईपीस है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, 6.25 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसे क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब। ये क्या होता है, क्या लिखूं बताओ, क्या पूछा है, हाउ फॉर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस। क्या पूछा है, क्या दिया है, V दिया हुआ है -25। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, -25। क्या पूछा गया है, UA पूछा है, VO पूछा है। नहीं, सर खाली U नॉट पूछा हुआ है। ये पूछा हुआ है, मैं तो बहुत सारी इधर देखो बच्चे, वो तो निकालने चाहिए तो होंगे यार, अजीब बात नहीं करता। ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना दूर हो, UO, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना दूर रखा जाए ताकि फाइनल इमेज कहाँ मिले, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विश, UO पूछ रखा है। आप पढ़ो बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो ऑब्जेक्टिव लेंस से, UO निकालना है। अब देखो बच्चे, हमें UO निकालना है। अब रही बात फॉर्मूले की, तो UO किस फॉर्मूले से आएगा, VO माइनस UO इज इक्वल टू 1/FO। इसमें क्या क्या वैल्यूज हमारे पास है, 1/FO है, और कुछ है नहीं है। तो एक काम करेंगे, हमें दोनों ही इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है बच्चों हमारे पास, VE है और FE है। VE है, FE है, क्या है 1/V को पुट करें, चलिए जल्दी से फास्ट। 1/-25, 1/ क्या है 1/FE, सर 6.25। बताना। UE क्या आ जाएगा यहाँ से, -5 पक्का, पक्का। -5 आएगा।
यू ई इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। अब एल वाले फॉर्मूले में लगा दो यूवी शाबाश बच्चा, अभी एल वाले फॉर्मूले में इसको लगा देंगे। वी ओ क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये 5 है, 10 आ जाएगा। इसको मॉड में लिख -5 में मॉड में लिखेंगे तो 5 हो जाएगा। हाँ और माइनस 5 ये क्या हो जाएगा, 10 हो गया। वी ओ प्लस 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब वी ओ हमारे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ से। अब वी ओ यूओ निकाल लो। हमारे पास एफ ओ है, वी ओ है, यू ओ निकालना है, ये क्या हो जाएगा 2.5 आएगा। 10। माइनस ये 2.5 यूओ आएगा क्योंकि ठीक है, एफ ओ कितना है बताओ, यू ओ कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस 2.5 ये आ जाएगा बच्चे, यही पूछा ना। तो मेजरली बच्चे यही है कि इक्वेशंस यूज होती हैं, जैसा भी दिया हो उसी बेसिस पे आंसर आता है, ठीक है। स्कोप में जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो हमारा लीस्ट, इंफिनिटी एट इंफिनिटी। ठीक है अच्छे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हो जाता है अच्छे। कोई क्वेश्चन मत पूछना, डेरिवेशन हम आपको बता देंगे अगर टाइम मिला। ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, कम पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता इसके बारे में, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बस ये रहता है, बाकी सब चीज़ें क्या रहती हैं सेम। अगर आपको कोई क्वेश्चन और मिलता है जिसमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है तो सब कुछ सेम रहेगा, बट ध्यान रखना बच्चे, अगर किसी क्वेश्चन में फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनती है तो वी की वैल्यू क्या -25 लोगे। अब पॉजिटिव इंफिनिटी अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनती है तो ये जो वी जो लेते थे फाइनल वी मतलब इमेज फ्रॉम आई पीस, क्या वो 25 लोगे कुछ और लोगे, इन्फिनिटी लोगे, ध्यान रखना, माइनस प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी वाले केस में सिर्फ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी जो रूल्स जैसे आप फॉर्मूले लगाते हो वैसे ही लगाओगे जो क्वेश्चंस करते हो। बट देखो बच्चे, मैंने जो 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये जो 2-3 क्वेश्चन है सफिशिएंट है, इसको ही अच्छे से समझ लेना, एक बार एनालिसिस कर लेना क्या क्यों कैसे पुट किया जा रहा है, और कोई करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ठीक है।